तो धार के मांडू में कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी दिन आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। आदिवासी कलाकारों ने प्रस्तुति दी जिस पर कांग्रेसी जमकर झूमते नजर आए। क्या ये जश्न 2028 की जीत का है जिसको लेकर कांग्रेस दावे कर रही है? क्योंकि कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए मिशन 2028 की आगाज कर दिया है और कांग्रेस दावा कर रही कि प्रदेश में आगामी विधानसभा में चुनाव में बीजेपी की सत्ता से वापसी होगी या बीजेपी सत्ता से हट जाएगी। लेकिन कांग्रेस के दावों पर चुनावों के आंकड़े भारी पड़ते हैं क्योंकि आंकड़ों की कहानी कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग बताती है। क्या कहते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े, पहले आपको वो बताते हैं। और मांडू कांग्रेस के लिए लकी माना जाता है। 1991 में यहां चिंतन शिविर रहा है। अब आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के खाते में 32% वोट आया था, जबकि बीजेपी 59.50%, लगभग 60% के नजदीक वोट प्रतिशत बीजेपी के पास था। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की स्थिति में कांग्रेस के हालात क्या थे। अगला हम बारकोड जाते हैं, अगले उस पर जाते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए आप, लोकसभा 2019 का आंकड़ा भी आप यहां पर समझ लीजिए। कांग्रेस के खाते में 34 लगभग 35% वोट हासिल हुआ था कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि बीजेपी का आप देखिए 58% वोट प्रतिशत बीजेपी के खाते में 2019 में, साल 2019 में गया था। और यहां पर अगर बात करें 19 में लोकसभा सीटों का तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 24 अगर बात करें तो 29 की 29 सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास आई हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आंकड़ा देख लीजिए क्या कहता है। कांग्रेस के खाते में 40% के आसपास वोट रहा है, जबकि बीजेपी के पास 48% वोट था, यानी 8% का एक बड़ा डिफरेंस। टू पार्टी पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की और यहां पर 8% वोट प्रतिशत का जो डिफरेंस है वो भी कम नहीं कहा जा सकता। लोकसभा चुनाव में ये वोट प्रतिशत का जो डिफरेंस है ये कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सीटों का जिक्र कर लें तो सीटें 66 थी मात्र 2023, मतलब जो अभी अगर हम जिक्र करें करंट साल में 2023 में, अब 2023 का ये देखिए 66 सीटें और 163 सीटें बीजेपी के पास थीं, आई हुई हैं अभी। ये डिफरेंस है सीटों का भी और वोट प्रतिशत का भी। अब हम चले जाते हैं 2018 विधानसभा चुनाव पर, क्या आंकड़ा कहता है। यहां पर देखिए आप 40 लगभग 41% के आसपास जो वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस का था। बीजेपी के पास भी लगभग 41% वोट प्रतिशत था। पॉइंटों में कांग्रेस से थोड़ा बीजेपी के पास वोट प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन सीटों में फर्क आ गया था। सीटें यहां पर भी कांग्रेस के पास 114 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी के पास 109 सीटें आई थी, यानी 5 सीटों का जो फर्क था वो मौका दिया था कांग्रेस को जनता ने सरकार बनाने का। हालांकि सरकार अपनी पूरी चला नहीं पाई कांग्रेस। और अब मांडू चूंकि कांग्रेस के लिए लकी माना जाता है, 1991 में यहां चिंतन शिविर हुआ और 10 साल के लिए कांग्रेस सरकार बनी। शायद यही वजह रही होगी जो कांग्रेस ने अपना प्रशिक्षण धार के मांडू में रखा हो। साल 2018 के चुनाव में भी मालवा और निमाड़ में कांग्रेस को बढ़त मिली, जिसने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया। अब सवाल 2028 का है, क्या एक बार फिर से मांडू कांग्रेस के लिए लकी साबित होगा? दर्द को सड़क पे लेके सरकार को मजबूर कैसे करें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना क्या बने। हमारे विधायकों ने एक विस्तृत रूप से इस बात को कहा। राहुल गांधी जी ने कल, जैसा आप सब ने उसको पूरे मध्य प्रदेश को बताया है कि जातिगत जनगणना हमारा लक्ष्य है और तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना हो, ये हमारा लक्ष्य है। अंतिम सांस तक, अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से करवा के रहेगी। आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण सरकार को करना पड़ेगा। कि प्रदेश की जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी कैसे बने, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा है कि 2028 इन सभी समस्याओं की सरकार से हम कैसे लड़ना है विधानसभा में, और साथ में 2028 की इन्हीं सब बिंदुओं को लेके, इसके भी अन्य बिंदुओं को लेके जो मैं बता नहीं सकता हूँ, उसको लेके एक हम लोग आज ड्राफ्ट तैयार करेंगे 2028 का। और एक तरफ कांग्रेस जो मिशन 2028 में जुट गई है, दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई विचारधारा है और ना ही लीडरशिप है। तो कांग्रेस नेता क्या करेंगे? जब जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं, कांग्रेस
शून्य होती जा रही है। पर कांग्रेस जिस प्रकार से मांडू में नव संकल्प की बात कर रही है, तो संकल्प तो वो लेते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, जिनकी कोई विचारधारा होती है। कांग्रेस अगर वहां पर ट्रेनिंग कर रही है अपने विधायकों की, तो किस आइडियोलॉजी पे कर रही है? अगर ओपन मार्केट से किसी को हायर करते हैं मोटिवेशनल स्पीच के लिए, तो विषय तो मालूम पड़े कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। जब आइडियोलॉजी नहीं है तो आप क्या तो संकल्प दिलाएंगे उनको, क्या मोटिवेशन देंगे और किस बात के लिए उनको आगे करेंगे? क्योंकि कांग्रेस विचार शून्य हो चुकी है, लीडर लेस हो चुकी है। तो बीजेपी का अपना दावा है और कांग्रेस का अपना दावा है। चुनाव की तैयारी में पहले से जुटना अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को जीत के लिए कई चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। चुनाव में हार जीत की बात नहीं है, बात मुद्दों की है, बात है जनता की, जिसके लिए चुनाव होता है, जिसके लिए सरकार बनती है। आखिर कांग्रेस के दावों में कितना दम है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले सवालों पर नजर, और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, क्या मांडू से खुलेगी कांग्रेस की किस्मत? चूंकि मांडू में पहले भी एक बार शिविर हुआ और उसके बाद 10 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आशा कांग्रेस को संभवतः यही है। 2028 की रणनीति में आखिर कितना दम है? कांग्रेस जो रणनीति बना रही है, जो तैयारी कर रही है, क्या उस पर पूरी तरीके से आगे बढ़ पाएगी और वाकई क्या उसमें दम है? यह बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, क्या प्रदेश में कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी अभी तक रही है? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और चर्चा शुरू करें, सबसे पहले बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान। राहुल राजी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। दिनेश गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। सरमन नगेली जी, वरिष्ठ पत्रकार, और अभय प्रताप सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि बात आज कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की हो रही है, इसलिए क्या कांग्रेस करने जा रही है और जो करने जा रही है उससे क्या वाकई कुछ लाभ होगा? राहुल राज जी के पास जाएंगे। राहुल राज जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं, सोशल मीडिया पर फोकस करना है, आपको एकजुट करना है, अपने नेताओं को तवज्जो देनी है, पार्टी को सबसे पहले रखना है। ये बहुत सारी बातें हमने, चाहे हरीश चौधरी हो, राहुल गांधी के जरिए बहुत सारी बातें कही गई हैं। उन राहुल गांधी के बातों पर भी आऊंगा, कुछ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बताइए, जो बातें रखी गई उनको फॉलो कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता एकजुट हो पाएंगे? कांग्रेस के नेता सीनियर नेताओं को तवज्जो दे पाएंगे? अपने जूनियर नेता को स्पेस दे पाएंगे नेता? देखिए प्रशांत जी, निश्चय ही कांग्रेस पार्टी में नवाचार का एक बड़ा दौर चल रहा है। जब हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने पहली दफ़ा में एक शब्द कहा था, मिशन मध्य प्रदेश। और फिर जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने संगठन सृजन की मूल अवधारणा की नींव रखी। आप देखेंगे कि बहुत जल्द योग्य व्यक्ति, योग्यता ही एकमात्र पैमाना है, इसको चरितार्थ करते हुए जिला अध्यक्ष बनेंगे। और ये जो नव संकल्प शिविर हुआ है, ये हमारी एकजुटता का ही परिचय है। जब 2023 में जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने शिविर लगा के क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी। लेकिन उस समय से, उस त्रासदी से उभर के कांग्रेस आज मजबूती के साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी ने 2 युवा नेतृत्व, एक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी को जो जिम्मेदारी दी थी, आज ऊर्जा और उल्लास के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। पहले हमने विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पंचायत तक जाने का प्रयास किया। इसके बाद संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता की भावना से हो पूर्ण रूपेण कार्यकर्तावादी संगठन बने, इस आशा विश्वास में हम लगे हैं। और आज जो हमारा 2 दिवसीय शिविर विधायकों का संपन्न हुआ है, तो जनप्रतिनिधि किस प्रकार से जो पार्टी के हैं वो सदन में अपनी आवाज उठाएं, मुद्दे क्या हों, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना। देखिए, हमने अपने अंदर जो खामियां देखी हैं उन्हें दूर करने के लिए हम चिंतन शिविर लगा रहे हैं, हम अपनी निरंतर संगठन की मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस नवाचार के जिस दौर से गुजर रही है, आप देखेंगे आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में और मिशन मध्य प्रदेश की जो भूमिका है, देखिए सत्ता पाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि जो जनता पापाचार अत्याचार से भारतीय जनता पार्टी के परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गरीब, किसान, महिला और युवा, ये 4 जातियां हैं। बेरोजगारी का आलम आप देखिए, महिलाओं के लिए प्रदेश मध्य प्रदेश है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो भी आऊंगा मैं। आपके प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, वो कहते हैं सोच को बदलना होगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, इस लाइन पे जाना होगा, संगठन मेरे ही अनुसार चले, ये जिद भी छोड़नी होगी। ये क्या उस दबती नब्ज को दबा गए हरीश चौधरी? और ये बेसिक परेशानी कांग्रेस की हमेशा से रही है, उभर पाएंगे आप कम शब्दों में? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था और इस नव संकल्प शिविर से भी निकल के आया कि मैं नहीं हम,
कार्यकर्ताओं की भावना से कांग्रेस चलेगी। योग्यता ही एकमात्र पैमाना होगा, किसी के कहने या ना कहने का प्रश्न नहीं है। जो कार्यकर्ता चाहेगा कांग्रेस में वो होगा। ठीक है। अभय प्रताप सिंह यादव जी, कांग्रेस बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, अगर ठीक है भाई कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, इसमें आपत्ति क्या है? वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला रही है, उसमें क्या है अगर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है तो? देखिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। असफल होती कांग्रेस, अप्रासंगिक होती कांग्रेस को लाने का प्रयास कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का जैसे आंकड़े आपने शुरुआत में बताए हैं, वो प्रतिशत बताए हैं, यह मध्य प्रदेश बताता है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश का मतदाता जनमानस नकार चुका है। इनके पास ना तो विचारधारा है, ना नियत है, ना नीति है, अभय जी, ना विजन अभय है। जी, चुनावी आंकड़े तो चुनाव के साथ बदल जाते हैं। देखिए कितने बदले हैं, आपने तो दिखाया ना, आपके चैनल पे तो शुरुआत में आपने तो इसको प्रदर्शित किया है कि लगातार बीजेपी का आंकड़ा 61% के करीब तक पहुंचने वाला है। कांग्रेस जहां थी उसी प्रतिशत के से नीचे सरक गई है, 35-34 पे आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विजन है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपनी एक काम करने की एक शैली है, जमीन पर जाकर जो जिनको आवश्यकता है, जो पिछड़ गए हैं, जिनको अब तक सत्ता की मुख्यधारा से 18,000 गांव 60 साल की आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई, गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली पहुंचाई है। 25,000 करोड़ जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये अनेकों काम आप देख लीजिए। अभी प्रधानमंत्री धन धान योजना, जो ऐसे 100 जिले जो कृषि में पिछड़ गए हैं, जहां उत्पादन नहीं होता है, वहां 24,000 करोड़ प्रति वर्ष जो है उनको आगे लाने के लिए योजना बनाई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर बाहर से प्रदेश से लौटे हैं, वहां 11,000 से करोड़ से ज्यादा। मैं समझ गया आपकी, ठीक है, केंद्र की जो योजना अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज हम जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। ठीक है, ठीक है, कैसे कांग्रेस को काउंटर करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दिनेश गुप्ता जी, 2028 का टारगेट कांग्रेस लेकर चल रही है, उसमें बहुत सारी बातें कि भाई कांग्रेस जो संगठन है वो सड़कों पर रहेगा, सड़कों के जरिए सरकार को घेरेगा। दूसरी तरफ विपक्ष सदन के अंदर जो विधायक हैं वो सरकार को घेरेंगे। सवाल यह कि सड़कों पर तो अमूमन कांग्रेस नजर नहीं आती है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की अमूमन, आप भी कहते हैं कि नेता बहुत हैं लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी है। जो रणनीति बना रही है कांग्रेस, क्या वाकई उस रणनीति व्यावहारिक नजर आती है और क्या वाकई उन चीजों को फॉलो कर पाएगी कांग्रेस जो बातें इस संकल्प शिविर में हुई हैं? देखिए, जो संकल्प शिविर के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके 2028 तक लगातार चलेंगे। जातिगत जनगणना की बात लगातार हो रही है। ओबीसी के 27% का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था, जो रुका हुआ है अभी तक। भाजपा ने उसे लागू तो किया नहीं है। बिल्कुल। जब इलेक्शन आएगा उसके पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरह का स्टैंड लेती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, बहुत सारे मुद्दे भविष्य की गर्त में जो कांग्रेस ने तय किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत मांडू में ये लोग इन्होंने बैठ के बात की और एक मुद्दे पर कोई यदि सहमति बन रही है कांग्रेस में, तो इसे बड़ा सकारात्मक रूप में देखना चाहिए कि ये जो है ये इतने एक साथ बैठ कैसे सकते हैं। कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें विवादास्पद हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कांग्रेस की का जो मूल चरित्र है उसके जो है के समर्थन में कोई बात कर रहा हो। यदि मुद्दों पर एक हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये शुरुआती एक हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक उम्मीद कर सकता है कि वो कैसे अब आगे इसमें कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। जब 28 में जब सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस करेगी तब तक वो 25 साल हो चुकेंगे। आप 15 महीने छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना लंबा पीरियड कांग्रेस ने विपक्ष में कभी नहीं देखा। बिल्कुल। जिस 91 की बात आप कर रहे थे मांडू वाली, वो उसमें मांडू से ज़्यादा महत्वपूर्ण था डबरा अधिवेशन, जिसमें माधवराव सिंधिया ने जो एकता का एक जो है उन्होंने रैली की थी। उस एकता के कारण जो सरकार आई वो 93 में सरकार आई थी, राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुए थे। तो बहुत सारे एफर्ट्स हैं। देखिए, कांग्रेस जब एक होती है तो कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। अभी आप देखिए, कोई भी रिजल्ट उठा के देखिए, विधानसभा और लोकसभा का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो हमेशा आपको अंतर मिलेगा, हर साल मिलेगा। लोकसभा में हर बार कांग्रेस चुनाव हारती है, लेकिन विधानसभा में क्या होता है, यदि 40% के आसपास उसका वोट ऑफ परसेंट है, तो हाँ, तो अब तो वो इलेक्शन के हिसाब से
गणित बदल गया कि जो थर्ड फ्रंट थे, जो तीसरे दल थे, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ। ये जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्शन के हिसाब से पॉलिटिक्स है। जब चुनाव होगा उस वक्त कांग्रेस क्या स्ट्रेटजी बनाती है उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें भविष्य की गर्त में। बिल्कुल, दो तीन बातें और हैं जो राहुल गांधी ने कही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना कराएंगे। अगर जाति जनगणना, फिर जो वर्तमान में जनगणना के साथ जाति जनगणना हो रही है, जाति का आंकड़े लिए जा रहे हैं, वो क्या है? दूसरा, अब राहुल गांधी एक बात और भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव चुरा लिया गया, न केवल महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया, मध्य प्रदेश का चुनाव भी चुराया गया। उस पर भी हम जाएंगे राहुल राज जी के पास, लेकिन उससे पहले सरवन नगेले जी, राहुल गांधी एक बात और कहते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों की आवाज भी हमें बनना है। तो क्या आपकी इनसे दूरी हो गई, ये राहुल गांधी मान रहे हैं मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी? देखिए प्रशांत जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में और लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी बहुल सीट है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में, लोकसभा में, और अनुसूचित जाति के लिए, उनका आप आंकड़ा देखेंगे तो 6 लोकसभा के लिए हैं, एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये स्थिति दर्शाती है, 47 आपकी विधानसभा में है, बहुत कम आपके पास आई। ये दर्शाती है कि आपके पास से जो SC ST का जो आपका जो बेस था, जो परंपरागत बेस था, वो आपसे खिसक गया है। इसलिए इस तरह की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, दलितों के उत्थान की बात करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जहां तक ये जो विषय आता है कि मांडू में जो उनकी अपनी जो पहल हुई है कांग्रेस की, ये अच्छी है। कार्यकर्ताओं में एक संचार उनका पैदा होगा, कार्यकर्ता में उत्साह आएगा, कार्यकर्ता उत्साहित होकर चुनाव में लगेंगे भी। लेकिन कांग्रेस को लड़ना है बीजेपी से, और बीजेपी के मैं 2-3 संकेत दे रहा हूं। जैसे कि अभी ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। बीजेपी के व्हाट्सएप पे 5 लाख ग्रुप हैं पूरे देश में। कांग्रेस के कितने ग्रुप हैं ये कांग्रेस के नेता बता दें। कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यदि आप उनको एनालाइज करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो कितने ट्वीट हो रहा है, कितने रीट्वीट हो रहा है, कितने शेयर हो रहे हैं, कितने लाइक हो रहे हैं, कितने कमेंट हो रहे हैं, और बीजेपी के देखिएगा आप, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस को अभी अपनी विचारधारा को जनता तक, आम आदमी तक और पार्टी से जोड़ना है, साथ में संगठन को भी गढ़ना है, क्योंकि जो संगठन कमजोर हो गया है पिछले 15-20 सालों में। जो बीजेपी का संगठन बहुत विशाल संगठन है, इसलिए ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। राहुल गांधी जी अपने हिसाब से देखिए, विचार करना, बैठक करना, अध्ययन करना, सृजन करना अलग बात है, लेकिन जमीन पर उतरना बहुत अलग बात है, क्योंकि जमीन पर चुनाव होता है, कार्यकर्ता आपके बूथ पे नहीं मिलते, कार्यकर्ता आपके एजेंट नहीं मिलते, कार्यकर्ता आपका निगरानी नहीं कर पाते, फिर आप किसी भी तरह के आरोप लगाएं कि चुनाव को चुरा लिया है या ये हो गया वो हो गया। ये देखिए लोकतंत्र है, भारत का इतना विशाल लोक, और मैं तो ये अंतिम बात कहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई चैलेंज नहीं किया है कि हम किसी भी तरह की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास राहुल राज जी। यही 2-3 सवाल जो बड़े महत्वपूर्ण है कि भाई कैसे चुनाव चोरी हो गया। महाराष्ट्र, आपने कह दिया कि महाराष्ट्र चुनाव चोरी हो गया, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश का भी चुनाव चोरी हुआ और बार बार चोरी हुआ। राहुल गांधी पूरी एक उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा, जातिगत सर्वे के लिए वो कह रहे हैं कि अगर सरकार आई तो जातिगत सर्वे कराएंगे। अरे भाई, जातिगत सर्वे का अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, अब नया कौन सा कराने वाले हैं राहुल गांधी? देखिए प्रशांत जी, जहां तक प्रश्न चुनाव आयोग का है, तो बतौर नेता विपक्ष लोकसभा उन्होंने चिट्ठी लिखकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल चुनाव आयोग से करे, उनका जवाब आज तक नहीं मिला। जो विसंगतियों पर प्रश्न समूचे विपक्ष ने मिलकर लगाए, उनके जवाब आज तक नहीं मिले। उसी की बात को राहुल गांधी जी ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, और पहली बार नहीं कहा, हर बार कहा। दूसरा, आपने कहा जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना राहुल गांधी ही मांग करते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये संभव नहीं, लेकिन आज संभव हो रही। तो उन्होंने एक चरण आगे बढ़ के ये कहा कि जिस जातिगत जनगणना से सवर्ण समाज में ये लगता है कि भाई ये केवल दलितों और पिछड़ों के लिए है, उन्होंने कहा कि जो गरीब होता है वो चाहे किसी जाति का, अगर सवर्ण का भी गरीब है तो उसकी आवाज भी बुलंद करने का काम कांग्रेस करेगी। अब मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो रहे हैं, पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष तय हो रहे हैं। वो अपनी पीड़ा कल युवा मोर्चा की बैठक में कह रहे हैं कि होर्डिंग बोनर लगाने वालों को
पद नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक सिफारिशों से पद मिलते थे, ये वो खुद मान रहे हैं। 2 लोगों की मध्य प्रदेश बीजेपी हो गई है 2 लोगों की कि मोदी शाह जो चाहेंगे वो होगा। इसका उदाहरण है कि जगदीप धनखड़ जी जो हैं उपराष्ट्रपति जी एक इस्तीफा दे देते हैं। ये सारी अराजकता उनकी पार्टी में फैली है और वो कांग्रेस को संगठन का ज्ञान दे रहा है। देखिए, विषय आज कांग्रेस के संगठन का है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता और टीवी को देख रहे दर्शकों को कह देना चाहता हूं, कांग्रेस बिल्कुल विषय कांग्रेस का, और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस पर ही रहें आप। जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा। आपने प्रॉपर ठीक है उसका जवाब अब मुझे लगता था शायद और विस्तारित आएगा। अभय प्रताप सिंह जी, जाति जनगणना का चूंकि जिक्र है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तेलंगाना फॉर्मूले को अपनाएंगे। जो जाति जनगणना अभी आप कराने जा रहे हैं वो एक्चुअल है नहीं, उसका कुछ लाभ होने जा रहा नहीं है। वो चाहते हैं कि दलितों से अलग सवाल हो, पिछड़ों से अलग सवाल हो, आदिवासियों से अलग सवाल हो, महिलाओं के लिए अलग सवाल हो, तब हकीकत सामने आएगी, एक्चुअल स्थिति सामने आएगी। आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं जाति जनगणना के नाम पर। देखिए, कांग्रेस ने तो इन वर्गों के साथ जिनका आपने नाम लिया है, दलित, ओबीसी, पिछड़े, इनके साथ छल किया है। कभी केंद्र की कुर्सी नहीं सौंपी, कभी मध्य प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी इन लोगों को नहीं सौंपी, केवल इनका वोट लिया है और वोट पर राज किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्होंने जाति जनगणना को बोला है, जाति जनगणना में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सभी लोगों की जनसंख्या निकल कर आएगी, सभी वर्गों की आएगी, सभी धर्मों की आएगी, और सबको अपनी स्थिति का जायजा लगेगा, उस हिसाब से योजनाएं बनेगी। ठीक है, राहुल राजी से सवाल एक और है मेरा। राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं, सरकारी नौकरियों में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। अरे भाई, तो क्या अभी नहीं दिया जा रहा है क्या? अभी रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, सभी सरकारी नौकरियों में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों सभी के लिए आरक्षण है, रिजर्वेशन है। राहुल गांधी क्या अलग करने जा रहे हैं? दूसरा ये कि ये बता दीजिए, एक सवाल बहुत कम शब्दों में, संविधान को मानते हैं आप? राहुल गांधी मानते हैं संविधान को, हाँ या ना? राहुल राज जी मानते हैं बिल्कुल। 50% रिजर्वेशन से कैसे तोड़ देंगे आप? कैसे बाहर निकल जाएंगे? या तो कह दीजिए कि संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान में 50% का बैरोमीटर है, उसे तोड़ेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे ना। राहुल गांधी कहते हैं कि उस दीवार को तोड़ देंगे। राहुल राज जी। प्रशांत जी जी संविधान में जब जब जनता के हित के लिए कोई संशोधन होना चाहिए वो होता है और होते आए हैं। दूसरा, आपने बात कही कि राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं, अगर राहुल गांधी जी 27% ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो क्या गलत कहते हैं? और जहां तक प्रश्न आरक्षण का है या लाभ नहीं मिल रहा है, मैं अभय प्रताप जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मूल जो आत्मा है, आरएसएस के परम पूज्य सरसंचालक, क्या किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी महिला को बनाएंगे? एक लाइन में जवाब पूछ लीजिए, कोई भी परम पूज्य सरसंचालक आपके आरएसएस का एक जाति विशेष के अलावा आज तक बना है क्या? ये सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हमसे सवाल कैबिनेट में मोहन यादव जी की कैबिनेट में इस वर्ग से मंत्री है। चलिए, माफी वक्त थोड़ा कम है। एक छोटा कमेंट दिनेश गुप्ता जी, वाकई जी ये सारे जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, इनका कुछ लाभ मिलेगा कांग्रेस को? दिनेश गुप्ता जी प्लीज दिनेश गुप्ता जी। अभय जी आ रहा हूं, अभय जी प्लीज। उदाहरण है ये मुद्दा ओबीसी का किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि ये जो 27% रिजर्वेशन की बात हो रही है वो है तो महत्वपूर्ण। और आप देखिए, बिहार में भी तो रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा हुई और दक्षिण भारत के कई राज्यों में हुई, तो वो सारे के सारे विषय अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जब सुप्रीम कोर्ट की कोई नई गाइडलाइन आएगी या किस तरह से वो करते हैं, ये सब जब उनकी सरकार होगी तब वो आगे किस तरह के फैसले लेते हैं उस पर निर्भर करता है। वो उनका एक चुनावी वादा है, वो तो जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी वो किस तरह से करते हैं उसके उसी समय सामने आएगा, क्योंकि बिना संशोधन के हो नहीं सकता ना। ठीक है। सरवन नगेली जी, बहुत कम शब्दों में आखिरी कमेंट आपका। जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं जनता तक भी आपको पहुंचानी होगी, और ये मोशन या कहीं जो रफ्तार है वो बनाई रखनी पड़ेगी कम से कम 28 तक। सरमन जी, पहले भोपाल में भी किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा और संगठन उनका मजबूत होगा, कार्यकर्ता जोड़ेंगे, लोग विचारधारा से भी जुड़ेंगे, तभी देश की अभी लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिला है। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष में कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को वोट मिला है। मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीति है, देश में हालांकि कई दलों की मिलीजुली है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 दल, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा इस तरह के उपक्रम करने से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, धन्यवाद। और 2 पार्टी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की, और आशा कांग्रेस को बहुत है 2028 में एक बार फिर वापसी का। महाडिबेट में आज बस इतना ही।